हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसमें इकाई 4 हम करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संचार माध्यम और विज्ञापन। ठीक है, शिक्षकों के लिए, ये शिक्षकों के लिए है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुने। आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। मतलब जो भी विज्ञापन आप देखते हो, जो भी टीवी में, आपके न्यूज़पेपर में जो भी विज्ञापन आप देखते हो अलग अलग वस्तुओं के, तो उनका आपके ऊपर असर क्या पड़ता है और आपको उसको किस तरह से समझना है, यहाँ सब ये बताएंगे। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या ना किया हो, इस इकाई में सच्चाई पर गौर करने के कुछ रास्ते दिखाएंगे। ठीक है, अध्याय 6 में मुख्य रूप से संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझने पर जोर दिया है। ठीक है, कि जो जितने भी संचार माध्यम हैं उनका बहुत बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं और बहुत नाम वाले जो आदमी होते हैं उनके साथ उनका संबंध होता है, ये हमने बताया है यहाँ पे। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व और उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं वो हमारे जो संचार माध्यम है, जैसे टीवी, रेडियो और जो भी आपका इंटरनेट फैसिलिटी है, वहाँ से हमें जो मिलता है हम वैसे ही अपनी धारणाएं बना लेते हैं, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब वो चाहते ही ये हैं कि हम ये लोग सोचें, हम ये बात को इस तरह से सोचें। ठीक है, जैसे वो चाहते हैं हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं, क्योंकि उनका तरीका ही ऐसा होता है उस चीज़ को दिखाने का। यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभावों से हमें परिचित कराता है और हमारे जीवन से उन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यापारी प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है, कौन सी खबरें चुनी जा रही हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या चीज़ सुनाई जा रही है, ये सब उनके अपने तरीके से होता है। हम दो काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामले की खबर का बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता। ठीक है, जब भी हम कोई खबर दिखाते हैं तो उसके कई पहलू होते हैं, सबको दिखाना चाहिए। हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए वो क्षमताएं विकसित करेंगे जो उन्हें अखबार या टेलीविज़न की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी। ठीक है, जब हम ये बताएंगे इस चैप्टर में तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी खबर आपको किस तरह से उसको देखना है, और वे ये समझेंगे कि खबर में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी या दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ सही है या सही नहीं है, तो वो क्यों दिखा रहे हैं, उसका तर्क क्या है, उनके क्या उद्देश्य हैं। इन मुद्दों की समझ मजबूत करने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण के लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिया गया है। अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु को लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, मतलब लोगों का तंत्र है, लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, लोकतंत्र है, तो उससे संबंध ये दिखाता है। स्थानीय संचार माध्यमों और सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए यह इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में उन्हीं लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व और स्थान मिलता है जो सामाजिक और वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। ठीक है, इसमें हमें यह पता चलेगा कि जो विज्ञापन होते हैं ना, वो उसी बात पे जोर देते हैं जो लोग या तो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा जाने माने हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा वित्तीय धनी है, मतलब धन उनके पास बहुत ज़्यादा है, उन्हीं की बातों को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबर के उदाहरण पर चर्चा की जा सकती है और बच्चे के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली और पसंद की जाने वाली चीज़ों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, और आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसे समझने की कोशिश करो, संचार माध्यमों को समझना। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, प्राय आप लोग से कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, आपको इसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है, क्या आप
उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह शब्द क्या है? मीडिया है। मतलब इन सबको मिलाकर अगर हम एक शब्द में कहें तो वो मीडिया शब्द होगा। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? मतलब यहाँ पे ये भी जोर डाला है कि आप सिर्फ गेम खेलने के लिए ही इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, आप ज़रूर कुछ सीखें, हर दिन कुछ सीखें, क्योंकि इतने ज़्यादा फैसिलिटी हैं आपके पास, तो उसका उपयोग करें। सानिया मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मीडिया का शब्द पहले ही आपको बताया गया है, समझ आ गया होगा। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडियम का संदर्भ समाचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी और रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए हमें समाचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास मीडिया। अब दोनों शब्दों का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो मीडियम है वो इंग्लिश का एक वर्ड है और जिसका बहुवचन क्या होगा? मीडिया। पृष्ठ 70 पर दिए गए कोलाज में से संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकारों को छांटिए। तो आपको 70 जो पेज नंबर 70 है उस पे जाना है और वहाँ पे संचार माध्यमों के अलग अलग प्रकारों को छांटना है वहाँ पे। इसके बाद है संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल में ही शुरू हुए हैं। इसे प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, ये टीवी और इंटरनेट जो है ये इसको 20 साल भी नहीं हुए हैं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा यूज़ में आए हुए, लेकिन इनकी फिर भी बदलती रहती है जो प्रौद्योगिकी है वो। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं क्योंकि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग होता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं में छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों में छपे हुए माध्यम को क्या कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता लगेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। ठीक है, जो भी हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसी के बेस पर इसका नाम दिया जाता है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में संचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदलती है और आज भी बदली जा रही है। तकनीक और तथा मशीनों के बदल कर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आया है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमारे सोचने समझने की क्षमता पर भी ये असर डालती है। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो हमारे जीवन की अपनी दिनचर्या है वो भी बदल जाएगी, है ना। बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम उसी तरह से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ बैठे अमेरिका देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक जगह से अपने आप को दूसरी चीज़ों का हिस्सा समझने लगते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। ठीक है, और आप यहाँ बैठ के देख रहे हो। अब हम जम्मू और चेन्नई में बैठकर अमेरिका के फ्लोरिडा के तूफान की छवियां देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। अब ये दिखाया गया है कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। ठीक है, इस तरह की टाइपराइटर जो मशीन थी वो थी
उससे पहले हम पिछले पेज पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं वो देख लेते हैं। एक चित्र की नज़र में बाइबल के पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग, ठीक है, ये एक चित्र दिखाया गया है। इसमें गुटेनबर्ग जो हैं वो बाइबल के पन्ने हैं उनकी छपाई कर रहे हैं। उसके बाद आता है अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बारी। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया। केबल टीवी शुरू कब हुआ। जो केबल लगी होती है ना घर में, वो कब शुरू हुआ था। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची भी बनानी है आपने जो संसार में अन्य भागों के से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न पर जाना है, ठीक है, जिसके बारे में सिर्फ टेलीविज़न से ही जाना है और दूसरे भागों से संबंधित है। उसके बाद आता है संचार माध्यम और धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यहाँ से आपकी समझ जो है बननी शुरू हो जाएगी। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, जो न्यूज़ रीड करता है ना, जो हमें सुनाता है, वो वहाँ बैठता है। इसमें लाइटें, कमरे, ध्वनि रिकॉर्डर करने के यंत्र और संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि होते हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है, ठीक है। वहाँ जो एक बंदा बैठता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग लगे होते हैं और खर्चा तो बहुत आता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मदद से वो काम होता है। इसीलिए इसमें वे लोग सम्मिलित होते हैं जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन खर्च होता है, ठीक है। जो आज की जो टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं तो उस पर भी धन खर्च होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए अधिकांशतः टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों से जोड़ लेते हैं जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। अब इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि समाचार जो देते हैं, खबर जो देते हैं, उनमें धन खर्च होता है। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं वो और भी तरीकों के बारे में सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा मिले, और वो पैसा फिर वो नई टेक्नोलॉजी लगाने में यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करने में यूज़ करेंगे। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करता है विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। पैसा कहाँ से कमाते हैं? विज्ञापन से। जो आप एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसके ज़रिए कमाते हैं, जैसे कार, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि आपने प्राय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं, ठीक है, और आप मन में सोचते हो कि हमारा टाइम ख़राब कर दिया, लेकिन वो टाइम जो टेलीविज़न दे रहा है उन विज्ञापनों को, उससे वो मोटी रकम लेता है। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी 1 ओवर के बाद बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार उन्हीं छवियों को देखते हैं जो आप देखते हैं, जैसा कि आप आगे जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापन वस्तु खरीदेंगे, ठीक है। वो विज्ञापन क्यों करते हैं कि वो चाहते हैं कि आप बाहर जाओ जब भी, और उस चीज़ को जब टेलीविज़न पे देखोगे बार बार, तो वो आप उससे खरीदने की कोशिश करोगे, तो फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इससे तो जो विज्ञापन करवा रहे हैं उनके प्रोडक्ट बिक जाएंगे, और जो टेलीविज़न है उनको विज्ञापन करने का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जो टेलीविज़न है या कोई भी दूसरी चीज़ है। अभी इसमें एक और पिक्चर दिखाई गई है, इसको ध्यान से देखिए। यह यंत्र टेलीवाइज़र टेलीविज़न पर प्रारंभिक रूप था, ठीक है। टेलीवाइज़र है ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बर्ड, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हैं। यह यंत्र के द्वारा अपने ऑयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था, ठीक है। इन्होंने इस तरह से टेलीवाइज़र के थ्रू अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापन होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाइए। जब आप टीवी देखते हो तो आपका दिमाग तो बिल्कुल सो जाता होगा ना कि विज्ञापन आ गए, अब हमें उठ के चल देना चाहिए, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है। आपने देखना है कि किस चीज़ के विज्ञापन आपको दिखाए जा रहे हैं। एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए, ठीक है। जो आप न्यूज़पेपर लाते हो घर में, या घर में कोई पुराना पड़ा होगा तो उसमें भी देखिए कि कितने विज्ञापन आपको दिख रहे हैं। कहीं पे चाय पत्ती का, कहीं पे कोलगेट का, कहीं पे साबुन का, इस तरह के विज्ञापन
विज्ञापन आपको देखने मिलते हैं, तो आप गिनकर बताइए कि कितने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? समाचार पत्रों में इतने ज़्यादा विज्ञापन क्यों होते हैं? ये वाला जो एरिया है, एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के बीच पड़ता है। ठीक है, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 500 रुपये लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन अब जो लोकप्रियता के आधार पर जो बता रहे हैं ना, ये देख लीजिए, इस तरह से प्रसारण होता है। और यहाँ पर अगर आप कोई भी अपनी ऐड देना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हो, तो उसका मूल्य कितना होगा? 10 सेकंड के लिए कितना होगा? 1,000 से और 1 लाख रुपये। समझ गए? 10 सेकंड का मूल्य है ये 1,000 से 1 लाख रुपये। संचार माध्यम और लोकतंत्र, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करने से संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चर्चा करने में इन्हीं माध्यमों का योगदान होता है, जो देश में और दूसरे देशों में होने वाली घटनाएं होती हैं उनके बारे में ये बताते हैं। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिखाए कि हमारे मंत्री ने ये कर दिया, तो लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उनके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए ये नई टर्म है। हस्ताक्षर आग्रह क्या होता है? हस्ताक्षर अभियान वो होता है जिसमें हम बहुत सारे लोगों के साइन करवा लेते हैं कि हमें इस चीज़ के ऊपर दोबारा से कार्रवाई चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का वो क्या करते हैं? कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, सार्वजनिक विरोध शो करते हैं, दिखाते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये ज़रूरी है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। अब यहाँ पे संतुलित जानकारी से क्या मतलब है? आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार पत्र के 2 विभिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित माध्यम का क्या तात्पर्य है। जो संतुलित जानकारी होती है वो क्या होती है? यह अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरीके की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है एक, और एक है इंडिया डेली की रिपोर्ट। हम पहले न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले, अरे ये तो मैंने खुद ही छुपा दिया इसको। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्काजाम, यातायात रुका। ऐसा क्यों? कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रखा। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी हैं। इन इकाइयों को बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा है कि हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ सुथरा और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या है कि जो कारखाने हैं जो शहर में लगे हुए हैं उनको बंद करने की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिए। ठीक है, उसके बाद वो मालिक और उसके मजदूर जो भी हैं वो विरोध कर रहे हैं, जाम लगा दिया है, लोग अपने काम से नहीं पहुंच पाए हैं टाइम पे। अब कोई जैन हैं जो गणमान्य नागरिक हैं शहर के, वो कहते हैं कि भाई उनको हट जाना चाहिए वहाँ से, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक खबर। दूसरी खबर इसी के ऊपर क्या है, इंडिया डेली की रिपोर्ट है, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है अपनी खबर में? शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक और कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार कारखाने लगाने के लायक देता रहा। ठीक है, मतलब लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है।
ठीक है। कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। पिछले 5 वर्षों पर वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि दूसरी चीज़ को दिखाया गया है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, शहर के बाहर अपना कार्य करो, लेकिन वहाँ के मालिक कह रहे हैं, जो मालिक और मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हम काम नहीं करेंगे, हमारे घर रुक जाएंगे। इस तरह से वो अपना एक तर्क दे रहे हैं। ठीक है। और फिर मालिक, जो मिल मालिक हैं या कोई भी फैक्ट्री मालिक है, वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी जगह नहीं दी जा रही जहाँ पे कुछ मतलब प्रोग्रेस हो, वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है पिछले सालों में। अब यहाँ पे ये बात सोचने लायक है कि दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है। आपको लगता है क्या एक जैसा है? आपके विचार में इनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, ये आपने बताना है। दोनों खबर आपने सुन ली, दोबारा से सुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बताएं कि इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप देखो और आप सोचो। चलिए फिर हम बताते हैं। वास्तविकता यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। ठीक है। एक ही पहलू के बारे में आप जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा है तो आपको विरोधियों की बात व्यर्थ उत्पात लगती है। ठीक है। अगर एक पढ़ोगे चीज़ तो एक ही समझ में आएगी। उसका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। और दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेली पढ़ा है तो आप जानते हैं कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। मतलब उनका जो है जो क्या है पैसा जो कमाते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, उनका रोजी रोटी, उनका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। जो उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का काम है वो मतलब सही से नहीं हो रहा। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। ठीक है। इसे कहते हैं असंतुलित होना। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। अब आप समझ गए कि क्या होता है संतुलित रिपोर्ट। फिर भी पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। मतलब एक ही खबर को एक ही तरीके से देकर अब बाकी जनता पे छोड़ देते हैं कि आप अपनी राय खुद ही बनाओ। अब फिर से समझिए, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। संतुलित रिपोर्ट कौन लिखेगा? जो स्वतंत्रता से काम करेगा। लेकिन स्वतंत्रता से काम नहीं करते हैं क्योंकि खबर जो जहाँ से प्रकाशित होती है, जहाँ से भी वो उनका विवरण दिया जाता है, वहाँ पे बहुत खर्चा आता है। तो उन्हें किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनसे जुड़ना पड़ता है जहाँ से उनको पैसा मिलता है। और जहाँ से पैसा मिलता है वो उनके दबाव में रहते हैं, और दबाव में रहते हैं तो उनके हिसाब से उनको खबर दिखानी पड़ती है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मिलजुल कर काम चलता है ना। समाचार का विवरण देने में कोई निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने संचार माध्यम क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। ऊपर पढ़ा, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है। संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। ठीक है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सच है। ठीक है। नहीं तो फिर हम खुद भी घेरे में आ जाते हैं। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो भी हम खबर देखते हैं उसमें मसाला लगाया जाता है। मुख्यतः 2 कारण होते हैं। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जितने भी ये खबर सुनाने वाले होते हैं या न्यूज़ देने वाले होते हैं, इन पर सरकार जो हमारी गवर्नमेंट जो है उसका नियंत्रण होता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत पर
अभिव्यक्ति को जन समुदाय में पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, अब एक नई टर्म आप सीखोगे, सेंसरशिप क्या होता है। सरकार के पास एक अधिकार होता है या कानून समझ लीजिए कि वो उसे रोक सकती है, और इसे ही सेंसरशिप कहा जाता है। आपने सुना होगा कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया क्योंकि इसमें आपत्तिजनक कुछ दृश्य थे। ठीक है, इस तरह के जो वो रोक लगा देते हैं उसे ही सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है, जिसमें सबसे बुरा समय कब था, 1975 टू 77। ठीक है, 1975 से 77 तक था। ये आपातकाल का समय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे कि सेंसरशिप क्या होती है और जो समाचार पत्र हैं उनमें कब ये आपातकाल समय आया था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, ठीक है, जो फिल्म होती है, मूवीज़ होती है, उन पे तो सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचार पत्रों पर पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश, क्या है आगे रिपोर्ट, आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार उन पे कड़ा रवैया अख्तियार नहीं करती तो वो फिर असफल हो जाते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। ठीक है, जो लोग बिजनेसमैन हैं वो कंट्रोल में कर लेते हैं पैसा दे। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है। जैसे वो चाहते हैं लोगों का ध्यान उसी तरफ आकर्षित करते हैं। समाचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापन पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है ना। विज्ञापन के लिए जो भी पैसा चाहिए, ये वो सब चाहिए, तो उन लोगों के खिलाफ तो वो जा नहीं सकते, तो इसलिए उनके विरोध में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार के गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। ठीक है, व्यापारियों से ये जुड़े होते हैं तो इसलिए इसको स्वतंत्र नहीं समझा जाता। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय पर दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है और क्यों? कोई विषय है, मान लो कोई भी चर्चा का विषय है, तो उसके दोनों पक्षों को जानना क्यों ज़रूरी है? अगर आप ऐसा सोचते हो कि जानना ज़रूरी है तो आप ये भी बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप समाचार पत्र के पत्रकार हैं। ठीक है, आप ही पत्रकार हैं, आप ही को रिपोर्ट देनी है। अब आप उपयुक्त दोनों विवरणों में से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, जो ऊपर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, आप किस तरह से रिपोर्ट बनाएंगे, आप खुद अपना दिमाग चलाइए और आप बताइए कि क्या करेंगे। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में बहुत से विचार जैसे हम टीवी पर ही देखते हैं उसी से बनते हैं। ठीक है, हमारे विचार टीवी से बनते हैं। ठीक है, टीवी हमारे साथ ये कर रहा है कि जो वो हमें दिखाएगा हम वही सोचेंगे। यह दुनिया को देखने की एक बड़ी खिड़की की तरह है। आपके विचार में कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, ठीक है, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, और वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। ये भी समझ गए आप, क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित करते हैं। आपके विचार में ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन विषय के बारे में आप सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको खुद ही सोचनी है। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के बारे में ज़्यादा दिखाता है, यह भी आपने बताना है। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बताना है हमें। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख के और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखता है। ठीक है, संसार जो है, पूरी दुनिया जो है, उसका आधा दृश्य दिखता है, और वो कौन सा दिखता है? जो टीवी चाहता है, जो टीवी वाले लोग चाहते हैं। हमें पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी ये
नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे पर हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। मतलब जब आप प्रोग्राम देखते हो, कोई कार्यक्रम देखते हो टीवी पे, तो आपको ये भूल जाना चाहिए कि ये सिर्फ यही चीज़ नहीं है मनोरंजन की, इसके अलावा भी दुनिया है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। ठीक है, दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हैं कि टीवी को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। फिल्म स्टार, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ जीवन शैलियों के से परे ऐसा संसार है जहां सबको पहुंचना चाहिए, विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। ठीक है, तभी हम ऐसे कहे जाएंगे कि हम सजग हैं, हमें पता है दुनिया के बारे में। आजकल क्या होता है कि जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा दिखाया जाता है और हम भी उनके बारे में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और अपनी राय वैसे ही बना लेते हैं। उसके बाद आता है, ये हमने पढ़ लिया था, स्वतंत्र नहीं समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। समाचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ को वो ध्यान आकर्षित करवाते हैं तो उससे उसका मतलब इंटरेस्ट बढ़ाते हैं लोगों में और बार बार फिर उसी चीज़ को दिखाते हैं ताकि उनका चैनल भी चले इस तरह से। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, लोगों का अगर समर्थन उन्हें बढ़ाना है तो वो बार बार वही चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी गवर्नमेंट का, आप इसी को वोट दें, इतने अच्छे हैं ये इंसान, मसौदा तय किया जाना, ये क्या है। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इसमें भी संचार माध्यमों के महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, किन घटनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो ये सब क्या करते हैं, संचार माध्यम ही निश्चित करते हैं। इसी के आधार पर वह यह तय करते हैं कि समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के जो वर्ष में एक बार उत्सव मनाया जाता है, वार्षिकोत्सव, उसकी खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी क्योंकि आपके कॉलेज में जो है हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं। लेकिन यदि वहाँ पर कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो समाचार माध्यमों की रुचि इससे समाचार पत्रों में सम्मिलित करने में हो जाती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। समझ गए? और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ गए कि वो जो समाचार वाले दिखाते हैं हम वही सोचते हैं और उनका जो एजेंडा होता है, उनका मसौदा है, वो तय हो जाता है। मतलब वो जो चाहते हैं वही हो जाता है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेय में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर से ऊपर बढ़े हुए होने से की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, जो हम ये ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इनमें क्या होते हैं, कीटनाशक, जो कीड़ों को मारने की दवाई होती है, कीट पतंगों को, मच्छरों को, ऐसी दवाइयाँ मिलाई जाती हैं और उनका खतरे से भी ज़्यादा मतलब उसमें मात्रा होती है, जो खतरा हमें पहुंचा सकती है उससे भी ज़्यादा उसका सत्र होता है। तो इसकी तरफ किसने बताया, संचार माध्यमों ने बताया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों के अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से क्या था, नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, मतलब उनमें जितने भी ये कीटनाशक यूज़ किए जा रहे हैं उनको नियंत्रित रूप से करो भाई, ऐसे थोड़ी ना कि इंसान को आप मारोगे पिला पिला के कीटनाशक। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निरंतरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर ने, ये जो हमारे मीडिया है, मीडिया वालों ने मतलब सरकार से कोई डर महसूस नहीं किया। उन्होंने सीधा बोला कि जो कोल्ड ड्रिंक्स पीना है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान कभी ना जाता। ठीक है, ये एक ऐसा विषय है जो हमें मोटिवेट करता है कि हमें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए। अगर ये नहीं बताते हो तो हमें कभी पता नहीं चलता। ठीक है, एक दूसरी खबर को भी पढ़ते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं
हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल होते हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहन करते हैं और मर जाते हैं, उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इन विषयों पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि जैसे वस्त्रों का नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके अपनी सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई के अनेक झोपड़ियों को गिरा कर दिया गया, पर इस मुद्दे पर किसी ने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये देखिए किस तरह से फैशन शो में लड़कियां दिखा रही हैं कि कपड़े कैसे कैसे बनाए गए हैं पुराने वस्त्रों को यूज़ करके। तो ये मेन पेज पर आ गया, ठीक है, जो मुख्य पृष्ठ था उस पर आ गया। संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है, ठीक है, आप इस पे बताएंगे, सोचेंगे क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या आप ऐसे विषयों के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यमों ने इसे नहीं दिखाया? क्या हम सच में ऐसे हैं कि अगर हमें ये जो संचार माध्यम है, मीडिया है, ये दिखाएगी तभी हम उसे ज़रूरी समझेंगे? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें हम सोच सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचना। स्थानीय संचार माध्यम, यह जान कर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। हमें पता है कि छोटे लोगों की कोई बात को संचार माध्यम जो मीडिया है वो नहीं इम्पोर्टेंस देता, नहीं उनको लोगों के सामने रखता, फिर भी हम क्या करते हैं, मीडिया की बातों में आते रहते हैं। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि खुद ही संचार माध्यम का मतलब जो जरिया है, न्यूज़पेपर छापना, इस तरह से काम करने लगे हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज और उर्वरकों का प्रयोग करने के बारे में परामर्श देते हैं। ठीक है, लोग खुद ही ये पहल करने लगे हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग तो जो जीवन होता है आम जनता का, आम गरीब लोगों का, उनको दिखाते हैं ऐसे फिल्में बनाकर, और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं, है ना। कितनी खुशी की बात है कि उन लोगों के जीवन को भी दिखाया जाता है जिनको लोग देखना नहीं चाहते, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। दूसरा उदाहरण लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है। ठीक है, लहरिया आपने याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। कितनी खुशी की बात है कि दलित महिलाओं ने ये किया। ठीक है, स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट आती है। क्या क्या आता है इसमें? दलितों से संबंधित जितने भी विषय होते हैं, या औरतों पे हिंसा होती है, या राजनीतिक भ्रष्टाचार, मतलब जो राजनेता भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उसके ऊपर रिपोर्ट होती है। 15 दिन में एक बार छपता है और ये लहरिया अखबार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिले की 8 महिलाओं ने इसे बनाना शुरू किया था। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक, वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। ठीक है, तो इन लोगों ने इतनी हिम्मत की है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? 8 दलित महिलाएं, या वो महिलाएं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वे एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। दोबारा पढ़ रहे हैं कि सेंसरशिप क्या होता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार की घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट में प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान से रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय हो सकती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पक्ष को दिखाया जाता है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए
निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है। ठीक है, जब भी हम कोई न्यूज़ देखते हैं तो हमें ये क्वेश्चन खुद से ही करना चाहिए कि कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। तो खुद ही फिर आप उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि क्या दिया जा रहा है और क्या चाहिए हमें। यह लेख इससे दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया और क्यों। ठीक है, किसके बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, किसके बारे में कम बता रहे हैं। एक देखिए सामाजिक विज्ञापन क्या है ये। सरकार और निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई समाज को लेकर कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये गलत है, लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सतर्कता ही संरक्षा का आधार रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सुरक्षित रहना है और अपना ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो शब्द हैं हम उनको भी पढ़ लेते हैं। पूरा चैप्टर हो गया है, इसमें दूसरा पार्ट नहीं बनेगा, जो चैप्टर 6 है इसमें। तो प्रकाशित क्या होता है, इससे तात्पर्य समाचार पत्र, समाचार रिपोर्ट, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है। प्रकाशित होना मतलब छपना। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, बहुत अधिक लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमें लिखित रूप में मिलता है वो प्रकाशित हुआ होता है, उसे पढ़ सकते हैं। सेंसरशिप क्या होता है, मतलब सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। ठीक है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि उस किसी सीन को ऐसे दिखा नहीं सकते। जैसे एक राजस्थान की रानी पे बनी मूवी थी, उसमें कुछ सीन कटवा दिए थे गवर्नमेंट ने, वो सेंसरशिप के अधीन होता है। ठीक है, सेंसरशिप लगा दिया कि वो नहीं दिखाएंगे, लोगों के सामने नहीं लाएंगे। प्रसारण क्या होता है, इसका प्रयोग टीवी और रेडियो के कार्यक्रमों से संबंध में हुआ है जिनके बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, प्रसारण मतलब जैसे टीवी पर कोई कार्यक्रम आ रहा है तो वो प्रसारित होता है, उसे प्रसारण कहते हैं। सार्वजनिक विरोध क्या होता है, विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई इसके बारे में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रैली का आयोजन करना, हस्ताक्षर अभियान और सड़कों के को मतलब जो रोड होते हैं उनको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं वो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सार्वजनिक विरोध। ये था हमारा 6th चैप्टर, ये पूरा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर जरूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वंस अगेन।